Hello बच्चों, I am back with the another topic of chapter number 1, chemical reactions and chemical equations. After understanding chemical reactions, I am going to take the topic for today's class is chemical equation. So I am going to explain you what does the meaning of the chemical equation. As you know, what does the meaning of chemical reaction? As I am going to say that magnesium metal is going to react with the oxygen and it is going to form the magnesium oxide. So it's a very longer way to say of a chemical reaction. अब इसी chemical reaction को हम ऐसा बोले कि जो मैग्नीशियम है और मैं लिखूं मैग्नीशियम, तो ये मेरे लिए या किसी के लिए भी बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसी मैग्नीशियम को मैं इसके एलिमेंट के सिंबल के फॉर्म में लिखती हूँ. ठीक है. उसके बाद मैंने बोला कि जब कंबशन होता है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. इसका मतलब मैग्नीशियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद दी ऑक्सीजन. तो इसी ऑक्सीजन को मैं इसके एलिमेंट के फॉर्म में लिखती हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एलिमेंटल फॉर्म है वो O है, लेकिन नेचर में हमेशा हमको ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है. इसलिए जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को लिखते हैं तो O2 ही लिखेंगे, O नहीं लिखेंगे. O लिखते हैं तो इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं और इसको हमें ब्रैकेट में लिखना होता है. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, हम ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिखेंगे, इसी तरह से नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में लिखेंगे. और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको पता है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, राइट. तो अभी क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, MgO. तो हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स के फॉर्म में, उसके फॉर्मूलाज के फॉर्म में, कि रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहे हैं और प्रोडक्ट को हम अपने राइट हैंड साइड पर लिख रहे हैं, तो इसको ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं. तो एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, द रिप्रेजेंटेशन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स. सिंबल्स देखिए किसके लिखेंगे, सिंबल्स हम लिखेंगे एलिमेंट्स के. एज वी नो कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है बेटा, 118 एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला. एंड फॉर्मूला तो आपको पता है कि कंपाउंड के सर्टेनली एक फॉर्मूला होता है, तो उसके फॉर्म में लिखेंगे. जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO है, Mg सिंबल है आपका मैग्नीशियम का, O2 आपका सिंबल है ऑक्सीजन का. इज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आपको रिएक्टेंट का भी क्या लिखना है, सिंबल्स और फॉर्मूला लिखने हैं, एंड प्रोडक्ट के भी क्या लिखने हैं, सिंबल्स एंड फॉर्मूला लिखने हैं. तो इसी को बेटा हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन. साथ में केमिकल इक्वेशन को हम एक और चीज हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमको यहाँ पर ये भी बताना है कि केमिकल इक्वेशन में जो हम लोग जो भी रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो भी प्रोडक्ट हमारा आ रहा है उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पर, और इनको हम फॉरवर्ड एरो के थ्रू शो करते हैं. ठीक है, दिस इज दी फॉरवर्ड एरो. साथ में हमको ये भी बताना होता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो किस स्टेट में है. सॉलिड में है तो हम स्मॉल s लिखेंगे ब्रैकेट में, गैस में है तो हम स्मॉल g लिखेंगे, लिक्विड में है तो हम स्मॉल l लिखेंगे. अगर वो वाटर में डिसॉल्व है तो हम उसको एक्वस बोलते हैं, तो हमको AQ लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट Mg है वो सॉलिड स्टेट में वायर के फॉर्म में तो S लिखा हमने, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में तो G लिखा. यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलेगा तो हमने यहाँ पे S लिख दिया. सपोज कि अगर कोई आपका पानी में घुला हुआ होता, कोई सॉल्ट होता, तो हम उसको एक्वस लिखते. अगर आपका कोई गैस लिबरेट हो रहा है एज प्रोडक्ट तो हम उसके आगे अपवर्ड एरो लगाते हैं. अगर कोई प्रेसिपिटेट बनना है तो उसके आगे हम लोग डाउनवर्ड एरो लगाते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना है जहां पर कि हमें केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. आई एम रिपीटिंग अगेन,
The chemical equation is a representation of chemical reaction with the help of symbols and formulas of the representation of reactant and product is called the chemical equation. अब क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन कितने तरह की होती है. जनरली हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड. बेटा जब भी केमिकल रिएक्शन होना चाहिए बैलेंस ही होना चाहिए. केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड होना चाहिए. अगर बैलेंस नहीं है तो हमें उसको बैलेंस करना होता है. तो केमिकल इक्वेशन जनरली बैलेंस ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो इनकरेक्ट होगी. फिर भी हम जानते हैं कि अनबैलेंस्ड, और यहाँ समझना है हमको कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या फर्क है. देखो बच्चों, बहुत ही आसान है जानना. जैसे कि मैंने अभी लिखा था, एक केमिकल इक्वेशन लिखा था Mg प्लस O2 और MgO. आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके आगे क्या होता है, आपके यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखे होते हैं आपके जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है. आप मोल कंसेप्ट 9th में पढ़कर ही आते हैं. अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं रिएक्टेंट की साइड पर देखूं तो Mg कितने हैं, यहाँ पर 1 है. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन 2 है. ये Mg है रिएक्टेंट के लिए, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का देखूं तो ये पूरे फॉर्मूला में Mg भी है और ऑक्सीजन भी है. तो यहाँ पर Mg कितने, आगे भी कुछ नहीं लिखा, इधर भी कुछ नहीं लिखा, तो बेटा यहाँ पे 1 आएगा. ऑक्सीजन कितने हैं, इसी तरह से ऑक्सीजन भी 1 है. तो आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट साइड पे Mg 1 है और प्रोडक्ट साइड पर भी Mg 1 है. तो ये तो सेम है. लेकिन आपने एक चीज और देखी कि आपके रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन आपके प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 1 है. तो आपका ये बराबर नहीं है. तो जब बराबर नहीं होते, रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट जब इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के, तो हम इसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड. अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये रिएक्शन लिखती हूँ, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन लाइक दिस. तो आप यहाँ देखिए क्या क्या फर्क आपने देखा. यहाँ पर Mg आपको 2 नजर आ रहे हैं, दिस इज 2. यहाँ पे ऑक्सीजन आपको 2 नजर आ रहे हैं, दिस इज 2. और यहाँ पर अगर प्रोडक्ट साइड पे देखें तो इस पूरे फॉर्मूला के आगे 2 लगा, इसका मतलब इसका पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा होगा. तो Mg भी यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गए. तो आप यहाँ देखिए कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एटम्स थे और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के जो एटम्स है वो इक्वल है, तो ये बैलेंस्ड है. तो हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जहां पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम. और हम बैलेंस के लिए क्या कहेंगे, जहां पर आपके नंबर ऑफ एटम इक्वल है नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के, उसको हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे. तो मैं इसको अभी आपको डिफाइन करते हुए भी बता देती हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए. क्योंकि बच्चों जब हम 9th से 10th में आते हैं तो हमको कंसेप्ट बहुत टिपिकल लगने लगते हैं. तो हम कह सकते हैं द केमिकल इक्वेशन विच हैज अनइक्वल, क्या कहेंगे, द केमिकल इक्वेशन विच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स. क्योंकि हमने देखा कि हमारे एलिमेंट्स भी थे और कंपाउंड्स भी थे, ठीक है. इन दी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट, इन दी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके बैलेंस में अनइक्वल की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और more elements in the product side. ठीक है. तो हमको बेटा इतना ही समझना है कि बैलेंस हमको करनी ही करनी है, क्योंकि आपने 9th में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, आपने कंजर्वेशन ऑफ मास का पढ़ा था, जहां पर केमिकल रिएक्शन वही सही होती है जिसमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, तभी वो रिएक्शन ठीक होगा, वरना नहीं होगा. इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही होता है. अगर हमको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है
तो हमको वहां पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही होगा। तो अब हमको क्या समझना है, अब हमको समझना है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। उससे पहले एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि मैंने अभी जिक्र किया था आप लोगों से, दैट व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, क्यों करना है। तो केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th में आई थिंक सभी पढ़कर आते हैं। ये चैप्टर नंबर आपके 2 का पार्ट होता है, नहीं इट्स चैप्टर नंबर 3 पार्ट, राइट। तो हमको वहां पे पढ़ना ही पड़ता है, और बिना पढ़े हमारा काम भी नहीं चलेगा, हमें केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आएगी। तो वहां पर क्या बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को उसको फॉलो करना है, जो ये बोलता है दैट ये बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बोलता है, ये भी बोलता है साथ में एक और हम तरीके से बताते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तभी वो केमिकल रिएक्शन ठीक होगा। इसीलिए हमें इस लॉ को फॉलो करवाने के लिए हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो केमिकल इक्वेशन गलत हो जाएगी। अब बेटा कितने मेथड्स हैं बैलेंसिंग के, तो बेटा बैलेंसिंग के 2 मेथड्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा है? हिट एंड ट्रायल मेथड। और यहाँ पर आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही है ओनली। एक मेथड जो मैं आपको स्पेशली यहाँ पे सिखाऊंगी उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जो अनदर मेथड है जो मैं आपको सिखाऊंगी वो है अलजेब्रिक मेथड। इट्स लिटिल डिफरेंट फ्रॉम बुक्स, आपके बुक्स में ये नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं हिट एंड ट्रायल से। तो हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब है, ये बड़ा ही आसान है जानना कि हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब है। कि आपने ट्राई किया, आपको पता ही नहीं है कि क्या, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, आपने क्या करना है, आपने ट्राई कर करके देखना है। ये पहले तो देखना है कि आपके रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखिए पहले मीथेन आपको दे रखा है, CH4 को मीथेन कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि जो आपके एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट साइड पर होंगे वही एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट साइड पर भी होंगे, उससे अलग तो कुछ और होने वाला है नहीं, क्योंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। साथ में एलिमेंट्स भी आपके कोई अलग से उतर के नहीं आते, नया एलिमेंट यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर्मुलाज नहीं बनेंगे उन्हीं एलिमेंट्स के रिकॉम्बिनेशन से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स होता है, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड्स टूट रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं, आपका कोई नया एलिमेंट यहाँ पे नहीं बनेगा। इसी तरह से प्रोडक्ट साइड पे देखते तो कार्बन है, ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है कि कितने एटम है रिएक्टेंट साइड पे। तो मैं यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए लिख रही हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए। तो हमको पहले बस ट्राई करके देखना है, लगा लगा के देखना है, उससे पहले ये देख लेना कितने एटम्स हैं। बेटा कार्बन का यहाँ पे 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं। देखिए आप जो भी चेंजेस करेंगे ना वो आप आगे मोल्स की साइड पे करेंगे, आप फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आप सोचे यहाँ पर कि आपका CO2 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन को बढ़ाने के चक्कर में आपने CO4 कर दिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो खैर किसी का भी फॉर्मूला नहीं है। तो बेटा आप फॉर्मूला में चेंज नहीं करेंगे, आप आगे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बस उसी में चेंज कर सकते हैं। आप सोचो कि H2O में आप O को 3 कर दें तो बेटा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला में कोई भी चेंज हमको नहीं करना है, हमको जो भी चेंज करना है हमें कहाँ करना है, हमको चेंज करना है आगे जो हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं उसमें। लेकिन उससे पहले हमको देख लेना कि कितने हमको एटम्स यहाँ दे रखे हैं। तो बेटा यहाँ प्रोडक्ट साइड पे देखिए कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, तो O 2 दे रखे हैं और यहाँ पर 1 दे रखा है, तो 2O + 1 इट्स बिकम 3। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, राइट। अब देखिए कार्बन तो ठीक है, कार्बन यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो बेटा हम कम को ज्यादा तो नहीं कर, हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा को कम तो नहीं करेंगे, हम कम को ज्यादा करेंगे, ठीक है। आप सोचो कि 4 को 2 कर दें, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। आपको 2 को 4 करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा,
आप देखिए प्रोडक्ट साइड पर आपका हाइड्रोजन कम है, तो उसके लिए कितने 2 और आपको कितने करने 4। अब आप सोचे कि H के आगे 4 लिख दें, नो, दिस इज नॉट करेक्ट वे। आपका जो H2O फॉर्मूला है उसके आगे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है और आपको 4 करने हैं हाइड्रोजन, तो इसके आगे आप 2 लिख कर देखें तो बेटा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो अगर आप इसको 2 लिखते हैं तो यहाँ पे तो 4 हो गया हाइड्रोजन, साथ में ऑक्सीजन के यहाँ पूरे फॉर्मूला के अंदर ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन बाहर जैसे 2 आते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो जाती है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2। तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, हाइड्रोजन चेंज करने पर आपका ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, ये 4 हो गया। तो आपने इसके आगे क्या लगाया 2, आपने ट्राई किया और हिट कर दिया 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो आपको पता है कि ज्यादा को कम नहीं करना, कम को ज्यादा करना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, और हमको करनी है 4, तो हम आगे ही चेंज कर सकते हैं। तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, तो 2 2 जा 4, ये मोल को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है। और देखिए अब ये 2 से 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है कार्बन, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, हाइड्रोजन भी 4 हो गए, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हमने ये जो केमिकल इक्वेशन हमको दी गई, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर ली। तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कितना इजी है। तो बेटा अब हमें लिखना क्या होता है ना, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या मैम हमको ये शो करना पड़ेगा कॉपी में, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको ये जो केमिकल इक्वेशन दे रखी है बैलेंस करके आप ब्रैकेट में लिख दें और उसके आगे अपना आंसर लिख दें, इतना ही इनफ होता है। आप किस मेथड से करें ये भी जरूरी नहीं है, बैलेंस होना जरूरी है जो क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए यही सेम है, हम यहाँ पर भी हिट एंड ट्रायल का यूज करेंगे, क्योंकि एक बार हम लोग हिट एंड ट्रायल समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक पे आएंगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल इजी के लिए, बहुत जो इजी इक्वेशंस होती है उनके लिए ठीक रहता है हमारा। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है। सबसे पहला काम है कि रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं वो लिख लीजिए, प्रोडक्ट में भी कौन कौन से एलिमेंट्स है सेम ही होंगे। यहाँ पर भी नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन। ये जनरली हैबर्स प्रोसेस है अमोनिया बनाने का, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है। तो बेटा नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। बेटा नाइट्रोजन कितने हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा है इधर, तो नाइट्रोजन 1 है और ये जो 3 दे रखा है ये हाइड्रोजन के लिए दे रखा है, तो हाइड्रोजन यहाँ 3 है। अब चेक करते हैं, तो बेटा यहाँ देखिए दोनों ही जो एटम्स हैं वो नंबर अलग अलग दे रखे हैं। और एक और ज्ञान की बात जो मैंने आपको बताई कि आप कम को ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा को कम नहीं। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो 1 को 2 करने के लिए आगे ही चेंज करेंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेटा 2 हो गया, ठीक है। साथ में नाइट्रोजन 2 करने के चक्कर में, क्योंकि फॉर्मूला के साथ आपका हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो हाइड्रोजन 2 3 जा 6 हो गए, मल्टीप्लाई करना है 2 3 जा 6, तो बेटा ये 6 हो गए। अब हाइड्रोजन 6 हो गए तो रिएक्टेंट कितने रह गए, देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने रह गए 2, तो बेटा हमें यहाँ पे 2 को भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करें, तो बेटा हमको पता है कि 2 3 जा 6 होता है, तो मैं इसके आगे 3 लगाऊंगी, हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट है मतलब अकेला है, तो यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6। तो देखिए यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आया N2 प्लस 3H2 2NH3, तो ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने कहा ना कि आप किस तरीके से सॉल्व कर, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आपका जो कॉपी चेकिंग करने वाला एग्जामिनर होगा उसको बस ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, तो इसको आप प्रॉपर्ली लिखें। नेक्स्ट पर और ट्राई करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ठीक है। ये डीकम्पोजिशन बाय हीट का एग्जाम्पल है, जहाँ पे आपका आयरन सल्फेट आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज में गलती कर दी है, नहीं ठीक है, हाँ ये गलत है, यहाँ पे एस नहीं आएगा, ये मैं ऐसे यहाँ पर आपको यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी। फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ से एस को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर एस नहीं है, इसकी जगह Fe2O3 है। तो बेटा फॉर्मूला मेकिंग भी आपको समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1, देखो रिएक्टेंट साइड पे आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऐसे ही प्रोडक्ट साइड पर आपका आयरन है, और यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। अब हमने लिख लिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट साइड्स और प्रोडक्ट साइड पर हैं। तो बेटा आयरन यहाँ पे कितना है 1,
सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। तो बेटा आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए आपको कितने एलिमेंट्स हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए उतना ही आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। यहाँ पे आयरन देखिए Fe2, तो Fe2 तो यहाँ पर आयरन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं देखो, पहले वाला जो आपका प्रोडक्ट है उसमें 3 ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड में आपका 2 ऑक्सीजन है और सल्फर डाइऑक्साइड में आपका 3 ऑक्सीजन है। तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 2 6 और 8। इसी तरह से आपका ऑक्सीजन हो गया, सल्फर कितना इधर 1 है और इधर 1 है, तो ये हो गया 2। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो आयरन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 को 1 तो नहीं कर सकते, 1 को 2 करेंगे। तो आयरन के आगे हमने क्या लगा दिया 2। जैसे ही हमने आयरन के आगे 2 लगाया, क्योंकि यहाँ पे पूरा की पूरा फॉर्मूला FeSO4 है, तो जैसे ही आयरन के लिए 2 लगाया तो सल्फर भी बेटा इवेंचुअली 2 हो गया आपका। ऑक्सीजन 2 4 8 हो गया, है ना। तो यहाँ देखो, और आयरन भी आपका 2 हो गया, तो आयरन 2 है, ठीक है। सल्फर 2 है, देखिए हो गया। ऑक्सीजन आपके 8 है, बैलेंस हो गई। तो आप ये देखिए कितना आसान है, अगर आप एक तरीके से अगर आप इसको करेंगे, समझ समझ के करेंगे, नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के ठीक लिखेंगे, रिएक्टेंट के लिए अलग एलिमेंट्स लिख देंगे और उसके कितने एटम्स यूज हो रहे हैं केमिकल इक्वेशन में, तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। यहाँ रिएक्टेंट्स के लिए बनाइए, यहाँ प्रोडक्ट के लिए बनाइए, तो जो आपकी सही केमिकल इक्वेशन आई है वो क्या आई है, 2FeSO4, इट गिव यू Fe2O3 plus SO2 plus SO3. So this is your answer. Now I am moving to the question number 4. Here you can see C4H10 reacting with the oxygen to give the carbon dioxide and H2O. तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर भी कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कार्बन के कितने एटम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 2। यहाँ कार्बन के 1 कर रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 और 1 3 एंड हाइड्रोजन के 2 कर रहे हैं। तो बेटा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन 4 है और इधर कार्बन 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 को 4 करेंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ कार्बन 4 हो जाते हैं। साथ में ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और यहाँ +1, तो ऑक्सीजन 9 हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है, तो क्या करेंगे, हमको 2 को 10 करना है, तो कैसे करेंगे, इसके आगे 5 लगा देंगे, तो इट्स बिकम 5 2 जा 10 और ऑक्सीजन यहाँ पे पहले 1 था तो अब 5 हो गए, तो टोटल ऑक्सीजन हो गया 13। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, पर ऑक्सीजन को अभी में बैलेंस करना है। टोटल ऑक्सीजन 13 है और यहाँ पे 2 है। एक खास बात हमको ध्यान देनी है कि यहाँ पे 13 है तो ये आपका ऑड नंबर है, तो बेटा और तो यहाँ पर आएगा नहीं। हम दो चीज कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे 13/2 लिख दें O2, तो आपको पता है 13/2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो डिवाइड होकर टोटल 13 ऑक्सीजन हो गया, तो बैलेंस हो गया। लेकिन इस तरह के केस आपके में लिखने के लिए करेक्ट नहीं माना जाता 10th लेवल पे। अगर आप बाद में करेंगे तो ठीक माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन हो रहा है, कंबशन में ऑक्सीजन आपकी इस तरह से रेशियो के फॉर्म में आ जाती है। बट स्टिल आप यहाँ पे 13/2 नहीं लिख सकते, तो आप 13 का डबल कर लें, इट्स बिकम 26। तो हम यहाँ पे 20 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 13 का डबल आपका हो गया 13 लिख दिया अब आपने, तो इट्स बिकम 26, डबल हो गया, तो 13 और 2 आ गए, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 26, राइट। अब आपको यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 26 करना है, तो वो ऑक्सीजन को 26 कैसे करेंगे, यहाँ पर डबल कर ले, 4 का 8 कर दें और 5 का 10 कर दें, तो ऑक्सीजन कितनी होगी 8 2 जा 16 और 10 26। नाउ अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी 26 हो गई, लेकिन प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पर आपका जो कार्बन है वो 8 हो गया और हाइड्रोजन आपका 20 हो गया, है ना। अब हमें दूसरी साइड पे कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कार्बन 10 हो जाए, 8 हो जाए यहाँ पर, तो हमें 2 आगे लिखना पड़ेगा, तो कार्बन 8 हो गया और हाइड्रोजन हो गया 20। अब देखो पूरा केमिकल जो इक्वेशन है वो यहाँ पे बैलेंस होकर आ चुका है, फाइनल आंसर हमारा। तो जो फाइनल आंसर है वो है आपका 2C4H10 प्लस 13O2 will give you 8CO2 plus 10H2O, right?
एक बार हम चेक भी कर लेते कि हमारा ढंग से बैलेंस हुआ है कि नहीं। यहाँ से नंबर्स को मैं यहाँ से जल्दी से इरेज कर देती हूँ, ताकि हम जो अभी नए नंबर हमारी नई केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आए हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इक्वल आया है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं आया है तो वैसे तो आ चुका है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। कार्बन 2 4 जा 8, ऑक्सीजन 2 10 जा 20 प्लस 13 2 जा 16, 13 ये तो हाइड्रोजन के लिए है ना, तो इट्स बिकम 20 ओनली। ऑक्सीजन 13 2 जा 26, राइट। यहाँ पर देखिए कार्बन 8 है, ऑक्सीजन 10 2 जा 20 है, और ऑक्सीजन 8 2 जा 16 और 10, ठीक है, तो ये हो गया 26। नाउ यू कैन सी दिस इक्वेशन बिकम बैलेंस्ड। तो अब इसके बाद हम लोग हिट एंड ट्रायल जब हमने सीख लिया है, अब इसके बाद मैं आपको एक न्यू मेथड सिखाऊंगी न्यू वीडियो में। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज एल्जेब्रिक मेथड। तो वो आपके बुक्स में डिफाइन नहीं है, बट स्टिल हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से सीखेंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होती हैं वहां पे एल्जेब्रिक मेथड बहुत ही काम आता है। अगर आपकी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, तो आप हिट एंड ट्रायल का ही यूज करें। ट्राई इट, प्रैक्टिस इट।